हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है रेखाएं एवं कोण। तो इसके बारे में सबसे पहले रूपरेखा कि रेखाएं और कोण में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम कोण के बारे में। और इसके बाद कोण का बहिर्भाग, बाहरी भाग और न्यून कोण एवं अधिक कोण, सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण और पूरक और समपूरक कोण और रेखा युग्म। तो सबसे पहले कोण, इसकी मुख्य परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसकी जो परिभाषा है कोण की, देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है। कोण माना ए बी व ए सी दो किरणें हैं। ए बी और ए सी दो किरणें हैं जिनका एक ही अंतःबिंदु है, एक अंतःबिंदु। तो ए बी व ए सी से बनी आकृति को हम कोण कहते हैं। यहाँ पर बताया गया ए बी किरण और ए सी किरण इन दोनों से बनी आकृति को हम क्या बोलते हैं? कोण कहते हैं। इस कोण का जो नाम होगा वो कोण बी ए सी और कोण सी ए बी। कोण का सिंबल इस तरीके से होता है। किसी भी कोण का हमें नाम लिखना होता है तो सबसे पहले ये सिंबल लगाते हैं, फिर जैसे हम लिखना बी ए सी। अब जब कोण बी ए सी लिखा है तो किस कोण की बात कर रहे हैं हम? कोण ए की बात कर रहे हैं। जो अक्षर हमें बीच में लिखा होता है, दो अक्षरों के बीच, वही कोण की हम वैल्यू दी गई। अब बात आगे, इसके बाद है आपका शीर्ष, वर्टेक्स। उपरोक्त परिभाषा में, जो इसके पहली परिभाषा हमने आपको बताई है कोण की, उपरोक्त परिभाषा में ओवरनेस्ट अंतःबिंदु ए को कोण शीर्ष कहते हैं। अंतःबिंदु ए को कोण शीर्ष, जो बिंदु ये है इसको हम क्या बोलेंगे? शीर्ष बोलेंगे। इसके बाद है भुजाएं। वे किरणें जो एक कोण बनाती हैं उन्हें कोण की भुजाएं कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिया गया है। यहाँ पर जो भुजाएं हैं वो ए बी, ए सी, ए डी और ए ई दी गई हैं। कोण का अभ्यंतर, कोण का अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब है कि जो कोण बनाया गया उसका अंदर का भाग, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। समतल का वह भाग जो किरण ए बी और ए सी के बीच में स्थित है, ये वाला भाग। ये कोण बी ए सी का क्या है? अभ्यंतर है। क्या लिखा है? बी ए सी का अभ्यंतर। ध्यान दीजिए, बी, यहाँ पर बी है, ए सी का अभ्यंतर। तो किरण ए बी व ए सी को छोड़कर, जो किरण दिए गए उनको छोड़कर जो भाग है वो आपका अभ्यंतर कहलाएगा। बिंदु P यहाँ पर दर्शाया गया है। ये कोण बी ए सी के अभ्यंतर में स्थित है। ये भी कह सकते हैं हम कि कोण बी ए सी के अंदर है। चलिए, कोण का बहिर्भाग, एक्सटीरियर ऑफ एंगल, समतल का वह भाग जो ना तो बी ए सी और ना ही उसके अभ्यंतर में है, बी ए सी का बहिर्भाग कहलाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया, ये वाला एरिया यहाँ पर जो होगा वो क्या कहलाएगा?
बहिर्भाग। ठीक है, समझ गए होंगे। और इसके बाद यहाँ पर दिखाया गया है कि ये दिया गया है नीचे, कोण BAC का अभ्यंतर इंटरसेक्शन कोण BAC का बहिर्भाग क्या होगा, 5 मीन्स कुछ भी नहीं होगा। BAC का अभ्यंतर मतलब ये अंदर वाला भाग, और इंटरसेक्शन BAC का बाहर वाला भाग में कुछ भी कॉमन नहीं है, अर्थात क्या होगा, ब्लैंक होगा। BAC का अंदर वाला भाग और BAC का अभ्यंतर वाला भाग और बाहर वाला भाग दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, एक समतल मिलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने आपको समझाया है कि कोण, शीर्ष और भुजाएं, कोण के अंदर का भाग और कोण का बहिर्भाग, आपने इसके बारे में क्या है, समझा है। इसके बाद है आपका समकोण। ऊपर हेडिंग जो डली है वो सर्वांग सम डली है, पूर्ण रूप से लिख नहीं पाया, नीचे देखिए सर्वांग सम कोण। दो कोण सर्वांग सम तब कहलाएंगे, दो कोण सर्वांग सम तब कहलाएंगे यदि और यदि केवल माप में क्या हो, समान हो, वो कोण आपके सर्वांग सम कोण कहलाएंगे। इसके बाद कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। तो यहाँ सबसे पहले जो कोणों के प्रकार, मुझे सबसे पहले आपका समकोण। तो समकोण राइट एंगल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। समकोण की जो परिभाषा है, वह कोण कितने अंश का होना चाहिए, 90 अंश का हो, वो हम समकोण कहते हैं। हमने आपको कोण के बारे में बताया, कोण की परिभाषा भी बताई, और यहाँ पर कोणों के प्रकार हैं। तो सबसे पहले आपको समकोण के बारे में, जो कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का हो, वो कोण समकोण कहलाएगा। ये आपका 90 अंश, जैसा कि चित्र में हमने यहाँ पर दिखाया है। चलिए इसके बाद है आपका न्यून कोण। न्यून कोण जिसको हम इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं, वह कोण जिसकी माप 90 अंश से क्या हो, कम होती है, न्यून कोण कहलाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि वह कोण जिसका मान 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम, उसको हम न्यून कोण कहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है कि जो ये मान है, इस कोण का जो मान दिया गया है वो 90 अंश से कम है। यहाँ पर हमने समीकरण भी दिया आपको कि कोण BAC लेस देन 90। लेस देन का मतलब है कि इसका जो है वो दिया गया आपको सिंबल्स, ये 90 अंश से कौन है, कम। ये BAC का मान जो है वो 90 अंश से क्या है, कम है। चलिए आगे चलते हैं। अधिक कोण। अधिक कोण ऑब्टस एंगल, वह कोण जिसकी माप 90 अंश से अधिक हो तथा 180 अंश से क्या हो, कम होती है, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। जैसा कि कोण BAC, देखिए इसका मान आपको 180 अंश से और 90 अंश से अधिक, 180 अंश से कम है। हम चांदा रख के यहाँ पे नाप सकते हैं, तो ये 90 अंश से ही अधिक है। ठीक है, ये 90 अंश आपका हो गया, और इससे ये क्या है, अधिक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कंडीशन, कोण जो BAC का मान होगा वो क्या होगा, 180 अंश से क्या होगा, कम होना चाहिए, और 90 अंश से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो वह कोण अधिक कोण कहलाता है। इसके बाद है आपका सरल कोण। देखिए ध्यान से, सरल कोण को हम इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन एंगल कहते हैं।
सॉरी सरल कोण है, एंगल होगा, लाइन नहीं होगी। लेकिन हमें सरल रेखा मिल रही है, यहाँ पर देखिए एक सरल रेखा, इसलिए इसको सरल कोण भी कहते हैं। इनका जो माप होगा, चांदा आपने देखा होगा इस तरीके से बना रहता है, यहाँ ऐसे, यहाँ पॉइंट ऐसे लिखा रहता है, यहाँ 0 180 अंश लिखा रहता है, यहाँ भी 180 और यहाँ 0 लिखा रहता है। तो ये चांदा की जो अधिकतम माप होती है वो कितनी होती है, 180 अंश होती है। तो किसी भी रेखा को अगर सीधे अगर इस तरीके से खींचे तो इसमें कितने अंश का कोण बना होगा, 180 अंश का। इसका नाम हम सरल कोण भी कहते हैं। इसके बाद है आपका प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल, वह कोण जिसकी माप 180 अंश से क्या हो, अधिक हो। तो 180 अंश तो यहाँ तक था, इससे ये क्या है, अधिक है, इतना एरिया अधिक, इतना कोण अधिक है, तो ये क्या हो गया 180 से अधिक, और 360 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कोई भी ये रेखा अगर यहाँ से हम पूरा ये सर्किल नापें तो कितना होगा, 360 होगा। लेकिन यहाँ परिभाषा में ये कह रहा है कि प्रतिवर्ती कोण वह कोण जिसकी माप 180 अंश से अधिक लेकिन 360 से क्या हो, कम। तो 360 से हमने लेस देन वाला चिन्ह लगाया और BAC, फिर यहाँ पर भी 180 अंश यहाँ लिखा है, ये इससे अधिक होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद है आपका पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण समझ लीजिए ध्यान से, इससे संबंधित सवाल होंगे आगे। यदि दो कोणों की मापों का योग कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए, तो उन दोनों कोणों को पूरक कोण कहते हैं। जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है, BAX और CAX, इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो ये कितने अंश होगा, 90 अंश होना चाहिए। तो वह कोण पूरक कोण कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपसे अगर कहें कि एक कोण 60 अंश है तो इसका पूरक क्या होगा, तो आप बोलेंगे 90 से हम 60 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना आएगा, 30। 60 और 30 अगर जोड़ें तो कितना होगा, 90 होगा। इसलिए हम ये यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाते हैं कि 60 और 30 पूरक कोण हैं। 60 और 30 क्या है, पूरक कोण है। तो 60 + 30 क्या होगा, 90 होगा। तो यहाँ पर हमने x + y, x का पूरक कोण क्या होगा, 90 - x होगा। किसी भी एंगल का पूरक कोण आपसे अगर पूछा जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 90 में से घटा देना है, तो उसको आपको उस कोण का पूरक कोण पता चल जाएगा। तो ये आप कॉपी पर भी आपको लिखना है ताकि हम बाद में याद कर सकें। इसके आगे हम चलते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण वह कोण होता है जिनकी मापों का, जिनके दो कोण, ऐसे दो कोण जिनकी मापों का कुल क्या हो, 180 अंश हो। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं 120, 60, 110 और 70, ये भी क्या है, समपूरक कोण है। और 100, 100 + 80, ये भी कौन से कोण है, समपूरक कोण हैं। इसके बाद है आपका आसन्न कोण। ध्यान दें, आसन्न कोण, दो आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनके शीर्ष उभयनिष्ठ हों। उनके शीर्ष क्या हों, उभयनिष्ठ हों। उनकी भुजाएं भी क्या हों, उभयनिष्ठ हो। एक दूसरे की भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर से और दूसरे
कोण की दूसरी भुजा दूसरी ओर से हो उसको हम उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। कि जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जो AR और AQ और AP ये 3 आपकी किरणें हैं, लेकिन उभयनिष्ठ बिंदु क्या है इनका? A है। मतलब जो तीनों किरणें हैं वो कहाँ से जा रही हैं? A बिंदु से ही जा रही हैं। इनमें 2 कोण बन रहे हैं, एक ये PAQ ये वाला कोण और दूसरा है आपका QAR ये वाला कोण, जो आपस में क्या है? आसन्न कोण होते हैं। आसन्न कोण फिर से समझ लीजिए एक बार कि उनके शीर्ष क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ होना चाहिए। उनके शीर्ष क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद उनकी भुजाएं क्या हो? उभयनिष्ठ हो। और एक दूसरे की भुजा उभयनिष्ठ भुजा एक और दूसरे कोण की दूसरी उभयनिष्ठ भुजा दूसरी ओर होना चाहिए। इसके बाद है आपका रैखिक युग्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सवाल आते हैं इससे। रैखिक युग्म लीनियर पेयर, 2 आसन्न कोण को जिनकी भिन्न भुजाओं 2 विपरीत कोणों को हम क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिया है कि देखिए, चित्र में देखिए क्या दिया है? 2 आसन्न कोण, इसके पहले हमने आसन्न कोण आपको बता दिए, ये रेखा है और उसके विपरीत कोई भी A, O, C और B। तो ये रैखिक युग्म के कोणों का जो योगफल होता है वो हमेशा 180 अंश होता है। रैखिक युग्म के कई सारे आसन्न कोणों का खुद देखो यहाँ पर बताया भी गया है, मैंने पहले आपको बता दिया कि यदि एक किरण का सिरा किसी रेखा पर स्थित हो तो इस प्रकार बने आसन्न कोण का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। जैसे कि इनका योगफल कितना होगा? 180 अंश होगा। इसके बाद है आपका शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल, वे 2 किरणें जिनकी भुजाएं विपरीत किरणों के 2 युग्म शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो जैसा कि चित्र में दिया गया है, 2 किरणें 2 भुजाएं इस तरीके से बनी हो, AB और CD। तो जो ये कोण होंगे ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये सामने के आपस में बराबर होंगे। चित्र में आप देखिए, ये आपका AB और ये आपका क्या है? CD। तो यहाँ पर जो कोण के नाम दिए हैं वो AOC, देखो ये वाला कोण, और BOD ये वाले कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, इसके बाद है COB ये वाला कोण और AOD ये वाले कोण बराबर होंगे। तो हमने आपको आज रेखाओं और कोणों के बारे में बताया, जिसमें आपने कोणों और रेखाओं के बारे में, कोणों के प्रकार के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे संबंधित सवाल के बारे में चर्चा करेंगे और ये आपको कॉपी पर लिखना है। धन्यवाद।